नमस्कार। किताब आजकल के इस एपिसोड में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं उस किताब का नाम है गुलाबी नदी की मछलियाँ। गुलाबी नदी की मछलियाँ सिनीवाली जी का एक कहानी संग्रह है जो कि अंतिका प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। इस संग्रह पर बात करने से पहले सिनीवाली जी पर चर्चा करते हैं, कुछ बात करते हैं। सिनीवाली जी की जो कहानियां हैं वो मुख्य रूप से ग्रामीण जीवन की कहानियां हैं। इनकी कहानियों में ग्रामीण लोक जीवन एक स्मृति बोध की तरह प्रकट होता है। देशज भाषा, बेहतरीन किस्सा गोई सिनीवाली जी की कहानियों की पहचान है। इसके साथ साथ शहरी और ग्रामीण स्त्री के सूक्ष्म मनोभावों की कहानियों लिखती रही हैं। इनके भाव बहुत ही अच्छी तरीके से प्रकट होते हैं। सिनीवाली जी की कई कहानियों का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इसके साथ साथ इनकी कहानियों पर नाट्य मंचन हो चुका है और सिनीवाली जी को विभिन्न प्रकार के पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिसमें से सविता कथा सम्मान, विष्णु प्रभाकर सम्मान, कथा रंग सम्मान, जयपुर साहित्य सम्मान सिनीवाली जी को प्राप्त हुए हैं। सिनीवाली जी के 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। पहला कहानी संग्रह मलेच्छ प्रकाशन से हंसा अकेला रोया और दूसरा कहानी संग्रह अंतिका प्रकाशन से गुलाबी नदी की मछलियाँ प्रकाशित हुआ है। इसके साथ साथ इनका एक उपन्यास हेतु कथा रुद्रादित्य प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। अब हम इस संग्रह पर बात करते हैं। इस संग्रह में कुल 9 कहानियां हैं और सभी कहानियां अलग अलग रंग की कहानियां हैं। तो सबसे पहले हम पहली कहानी पर बात करते हैं। पहली कहानी पर हम चर्चा करते हैं। पहली कहानी रहो कंत होशियार सामंती छल और कपट की कहानी है। रघुवंशी बाबू गांव में लोगों से खेत लेकर वहाँ पर एक ईंट का भट्ठा लगाते हैं और फिर किस तरीके से संसाधनों का दोहन करते हैं और आखिर गांव वालों का पैसा लेकर भाग जाते हैं। रहो कंत होशियार समाज में छल कपट धोखा और समाज में हावी होता है और इस कहानी में अच्छी तरीके से प्रकट हुआ है। इसके साथ साथ रहो कंत होशियार कहानी में कहीं कहीं प्रतिरोध के स्वर भी सुनाई पड़ते हैं। संग्रह की दूसरी कहानी है गुलाबी नदी की मछलियाँ, जो कि एक उदात्त प्रेम कथा है। अपहरण करके गांव लाया गया युवक तिरुपति से लौकिया को प्रेम हो जाता है। अपहृत युवक एक कोठरी में बंद है। लौकिया उसे खाना देने जाती है, जो उसके रूप पर मोहित हो जाती है। इस कहानी को पढ़ते हुए लोक कथा पढ़ने का अनुभव प्राप्त होता है, लेकिन बहुत ही शानदार कहानी है और संग्रह की सबसे बेहतरीन कहानी है गुलाबी नदी की मछलियाँ। संग्रह की तीसरी कहानी है अतिथि। इसमें घर में एक अकेली स्त्री की आशंकाएं हैं। पति बाहर गए हुए हैं, घर में पत्नी और 2 बेटियां हैं। सर्दी की रात है, तभी एक अजनबी मेहमान दस्तक देता है। वह उसे घर में रोक तो लेती है, ठहरा तो लेती है, परंतु रात भर आशंकाओं से घिरी रहती है। अतिथि कहानी एक स्त्री की आशंकाओं की कहानी है, जो कि बहुत ही अच्छी बन पड़ी है, बहुत ही शानदार कहानी है। इस संग्रह की चौथी कहानी है अर्धजली। अर्धजली कहानी कुमकुम और शांति की कहानी है। कुमकुम का भाई महेंद्र कुमकुम का विवाह एक संपन्न परिवार में करता तो है, इस सोच में कि वह वहां पे सुख भोगेगी, आराम से रहेगी, लेकिन कुमकुम का पति उसे स्वीकार नहीं करता। इसलिए वह अपने भाई के पास, भाभी के पास मायके में ही रहती है। कुमकुम के जीवन में अंधकार ही अंधकार है। शांति कुमकुम की भाभी है
जो कि अब तक मां नहीं बन पाई है। तो इस कहानी में दो जो पात्र हैं, शांति और कुमकुम, उन दोनों पात्रों की जो आंतरिक बेचैनी है, एक तो कुमकुम जिसे अपना ससुराल से प्रेम नहीं मिला है, वो अपने भाई और भाभी को इसका दोषी मानती है। दूसरी तरफ शांति है जो कि अभी तक मां नहीं बन पाई है। अंततः शांति मां तो बनती है, लेकिन कुमकुम का एक दौरे का उसको सामना करना पड़ता है और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। बहुत ही शानदार कहानी लिखी है सिनीवाले जी ने और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने स्त्री के मनोभावों को यहाँ पर व्यक्त किया है। इस संग्रह की 5वीं कहानी है अपने लोग। यह कहानी एक बेरोजगार बेटे की कहानी है जो कि गांव से दिल्ली नौकरी करने जाता तो है और वहां कुछ दिन सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी करता है, परंतु दिल्ली उसे रास नहीं आती है। दिल्ली में काम कर रहे युवकों की कुछ यांत्रणाएं, कुछ मनोभाव इस कहानी में प्रकट हुए हैं, कुछ बेचैनियां प्रकट हुई हैं। इसके साथ साथ वो युवक गांव चला आता है और गांव लौटकर वह बेरोजगारी का सामना करता है, अपने पिता की कुंठाओं का सामना करता है, उनसे कोई इज्जत नहीं पाता है, पिता के ताने उसे बेचैन कर देते हैं। इसके साथ साथ घर में भी उसे अच्छा भोजन नसीब नहीं होता है। उसके पिता सरकारी टीचर हैं, फिर भी जो भेदभाव है, जो भेदभाव बेरोजगार बेटे के साथ किया जाता है, उस भेदभाव को इस कहानी में अच्छे तरीके से व्यक्त किया गया है। कभी कभी वो युवक सोचता है कि पिता को क्यों ना पिता मर जाए क्यों, और मरने के बाद उसको अनुशंसा पे नौकरी मिल सकती है। और फिर अंततः अपने लोग जो कहानी है, ये एक बेरोजगार युवक की बेचैनी की कहानी है, परिवार के रवैये की कहानी है, उपेक्षा की कहानी है। बहुत ही शानदार कहानी है। संग्रह की 6ठी कहानी है इत्रदान। इत्रदान एक स्मृति की कहानी है। स्त्री को ब्याह के जब घर आती है तो परिवार में बहुत ही संपन्नता होती है, बहुत हंसी खुशी से परिवार चल रहा होता है, लेकिन उसका पति दरअसल एक किसान है। तो किसान की जो त्रासदी है जीवन की, और किस प्रकार से किसान का जीवन वो जी रहा है, गरीबी का सामना कर रहा है, अंततः उसका जो प्रिय इत्रदान होता है जिसको साथ में अपने मैके से लाई थी, वो भी अंततः वो बिक जाता है। और इसी तरीके से इस कहानी में भी स्त्री के सूक्ष्म मनोभाव, और मैं तो ये मानता हूं कि इत्रदान जो कहानी है वो किसान जीवन की त्रासदी की कहानी है। क्योंकि किसान अपनी पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए वो संसाधन नहीं जुटा पाता है जो उसका छोटा भाई जुटा लेता है, जो शहर में बस जाता है और विभिन्न प्रकार के तिकड़मों से वो उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। संग्रह की 7वीं कहानी है कर्तव्य बायस। कर्तव्य बायस एक राजनीतिक कहानी है कि किस प्रकार चुनाव जीतने के लिए लोग किस तरीके से पैसे का इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार से तिकड़म करते हैं, किस तरीके से चुनाव जीतने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहानी बहुत ही मनोरंजक कहानी है। इस कहानी को जब आप पढ़ते हैं तो एक प्रकार से हास्य बोध आपको महसूस होता है कि गांव में किस प्रकार से चुनाव में अपने पक्ष में लोगों को लाने के लिए किस प्रकार से लोग तिक्रम करते हैं, किस प्रकार से निगरानी करते हैं और किस प्रकार से लोगों को परगलाते हैं। बहुत ही शानदार कहानी है, बहुत अच्छी कहानी। मुझे इस संग्रह की अच्छी कहानी। संग्रह की 8वीं कहानी है बंटवारा और 9वीं कहानी है दूल्हा बाबू। बंटवारा कहानी भी इसी प्रकार से बंटवारे को केंद्र में रखकर
पारिवारिक बंटवारे को केंद्र में रखकर कहानी लिखी गई है और दूल्हे बाबू कहानी में उसी प्रकार से विवाह का वर्णन करके कहानी को लिखा गया है। तो इस तरीके से सिन्नीवाले जी की कहानियाँ पढ़ने योग्य हैं, उनको पढ़ा जाना चाहिए। बहुत ही अच्छा उनका ये कहानी संग्रह है।